नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में जैनेंद्र कुमार जी के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाली कक्षा में हमने नशा कहानी मनु भंडारी जी के पर चर्चा की थी। आज हम अगली कड़ी में कहानी की अगली कड़ी में जैनेंद्र कुमार जी पर बात करने जा रहे हैं। जैनेंद्र कुमार जी का पूरा नाम आनंदी लाल था और इनके पिता का नाम प्यारे लाल, माता का नाम श्रीमती राम देवी। आपका जन्म 1905 में हुआ और आपको कई सारे सम्मानों से भी नवाजा गया। प्रेमचंद के एकदम पश्चात कहानी को नई दिशा देने वाले कथाकारों में जैनेंद्र सर्वाधिक विशिष्ट, चर्चित और विवादास्पद भी रहे। वैसे देखा जाए तो कहानीकार जैनेंद्र का अभ्युदय 1927 में ही हो गया था और उनकी पहली कहानी हत्या ने ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। लेकिन उनकी विशिष्ट चर्चा और महत्व की प्रतिष्ठा प्रेमचंद की मृत्यु के बाद ही हुई। प्रेमचंद ने अपने अंतिम दिनों में कहानी की व्याख्या करते हुए मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार को महत्व दिया और जैनेंद्र की कथा यात्रा इसी बिंदु से आरंभ होती है। जैनेंद्र जी के एक विशिष्ट कहानीकार के रूप में जाना जाता है। आपने लगभग 150 से 200 के बीच में कहानियाँ लिखी हैं। जैनेंद्र ग्रंथावली में आपकी सभी कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रमुख कहानी संग्रह फांसी 1930, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि, इस प्रकार इनकी कहानियों के 7 भाग हैं जिनमें ये सभी कहानियाँ संकलित की गई हैं। कथा शिल्प की दृष्टि से श्रेष्ठ कहानी जानवी, सजा, मास्टर जी और पाजेब मानी जाती है। उपन्यासों में त्यागपत्र, सुनीता बहुत लोकप्रिय हुए और जैनेंद्र का समूचा साहित्य वैचारिक एवं कलात्मक दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट कहा जा सकता है। जैनेंद्र के परवर्ती जो कथाकार रहे उसमें ईराचंद्र जोशी, अज्ञे और यशपाल जी से ये बहुत प्रभावित हुए। प्रेमचंद के समकक्ष तो आपको कहानी के क्षेत्र में उतना सम्मान नहीं मिला। लोगों ने बहुत आपकी आलोचना की क्योंकि प्रारंभिक कहानियों में अपेक्षाकृत इनका दार्शनिक धरातल पूर्ण, स्पष्ट और सशक्त था। इसी कारण हिंदी जगत में इनकी बड़ी आलोचना हुई क्योंकि दार्शनिक तत्व पूर्ण, मौलिक और क्रांतिकारी थे और उस युग में, उस विकास युग में कहानी की यथार्थ सामाजिक समस्याओं की प्रतिष्ठा हो रही थी। और इस समय जैनेंद्र जी ने एक नूतन प्रयोग किया और वह स्वयं कहते थे कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मात्र लौकिक हो, जो संपूर्णता से शारीरिक धरातल पर रहता हो। सबके भीतर हृदय है जो सपने देखता है, सबके भीतर वह आत्मा है जो जागती रहती है, जिसे शस्त्र छूता नहीं, आग जलाती नहीं। सबके भीतर वह है जो अलौकिक है। मैं वह स्थल नहीं जानता जहाँ अलौकिक ना हो। कहाँ वह कण है जहाँ परमात्मा का निवास नहीं।
अतः वे सभी आलोचकों से ये कहते हैं कि जो अलौकिक है वह भी कहानी तुम्हारी ही है, तुमसे अलग नहीं। रोज़ के जीवन में काम आने वाली तुम्हारी जानी पहचानी चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का हवाला नहीं है तो कहानियों में और क्या है? क्या उन कहानियों में तो वह अलौकिक है जो तुम्हारे भीतर अधिक भीतर स्थान बनाकर बैठा है और भी घनिष्ठ और नित्य रूप में तुम्हारा वह अपना है। तो जिनेंद्र जी ने अपने दार्शनिक व्यक्तित्व की सहज प्रेरणा से विशुद्ध दार्शनिक कहानियाँ लिखी। उन्होंने दार्शनिक संवेदनाओं में संस्कृत के आख्यानों, पौराणिक कथाओं और कल्पना के आधार से अपनी कहानियों की सृष्टि की। इसके बाद इनकी कहानी का जो एक पक्ष हमने देखा कि वो तो दार्शनिकता था, दूसरा इनका कहानी का शिल्प मनोविज्ञान से संबंध है। जिनेंद्र की कहानियों का दूसरा सशक्त पहलू मनोविज्ञान है और इसके बारे में जिनेंद्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमचंद की दृष्टि समाजपरक है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि व्यक्तिपरक है और व्यक्तिपरकता के कारण ही उनकी रचनाओं में मनोविश्लेषण का प्राधान्य हो गया। स्वयं प्रेमचंद के अनुसार जिनेंद्र में अंतः प्रेरणा और दार्शनिक संकोच का संघर्ष है। उतना हृदय को झकझोरने वाला, इतना स्वच्छंद, जैसे बंधनों में जकड़ी हुई आत्मा की पुकार हो। साथ ही उनकी कहानियों में घटना प्रधान न होकर अंतर्द्वंद प्रधान होता था। जिनेंद्र की अधिकांश कहानी के पात्र पीड़ित, एकांतिक और दिखावे में साहसी दिखते हैं, शक्तिशाली और क्रांतिकारी दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे कुंठित, निष्क्रिय और अधोगामी हैं। और कहीं न कहीं जिनेंद्र के जीवन पर अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो जिनेंद्र के जीवन का भी इस पर कुछ प्रभाव दिखाई देता है। जिनेंद्र में चरित्र के विकास को लक्ष्य तक खींच ले जाने की क्षमता का अभाव था। जिनेंद्र ने कहने के लिए भले ही अपने पात्रों की रचना में सत और असत दोनों को समान महत्व दिया, लेकिन सत और असत के निरूपण और प्रस्तुतिकरण में जिस संतुलन की अपेक्षा होती है, उसका जिनेंद्र में अभाव था। जिनेंद्र चिंतनशील कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं और व्यक्तिवादी आलोचकों ने व्यक्तिवादी आलोचकों ने तो जिनेंद्र को प्रतिभा संपन्न लेखक माना, किंतु प्रगतिचेता आलोचकों ने इनका बहुत विरोध किया और साहित्य में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित लेखकों ने इनकी लेखन की नैतिकता और सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। उनकी वैचारिकता और दृष्टि को लेकर भी अनेक विरोधाभास सम्मुख आते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि ये गांधी जी से गांधीवाद में जो मानवीय संवेदना और जो अहिंसा का जो भाव निहित था, उसकी झलकियाँ जिनेंद्र के विचारों में
कहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं, परंतु फिर भी ये कहा जाता है कि वे गांधी जी के से काफ़ी प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने शिरकत की थी। जिनेंद्र की साहित्य सृष्टि व्यक्तिमुखी है। उनका संबंध जीवन के व्यापक स्वरूपों से कम ही है। वे व्यक्तिक मनोभावों और स्थितियों के चित्रकार हैं। वे सामाजिक जीवन के वास्तविक प्रवाह से दूर जाकर आध्यात्मिक सूक्ष्म तंत्रों को चित्रित करने का लक्ष्य रखते हैं। जिनेंद्र जी अपने पात्रों को सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं देते और न उनके जीवन के सुख दुख को सुलझे हुए रूप में हमारे सामने रखते हैं। उनके पात्र एक बड़ी हद तक रहस्यवादी बने रहते हैं और उनके प्रति पाठकों की आकांक्षित सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो पाती है। जिनेंद्र की लेखन को लेकर, इनकी कहानी कला को लेकर ये कहा जाता है कि जिनेंद्र की कला में हम मानवतावाद का स्पष्ट और पूर्ण एक स्वस्थ चित्र नहीं देखते हैं। इनके पात्र दार्शनिक अधिक लगते हैं और एक विचित्र से वाकजाल में पड़कर अपनी शक्ति और ओज को नष्ट कर देते हैं। किंतु कुछ भी कहा जाए, आलोचकों ने बहुत कुछ कहा, परंतु फिर भी जिनेंद्र की कहानियों में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण है और जिनेंद्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण, उसकी दार्शनिकता के कारण, उनके मनोविज्ञान के कारण उनकी कहानियाँ अद्भुत लगती हैं। इनकी कहानियों के जो नारी पात्र हैं वो सशक्त लगते हैं और जिनेंद्र एक शिल्प के धनी कहानीकार हैं। उनकी शिल्प कला का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। कहानी कथन की लगभग सभी शैलियों का अत्यंत व्यापक और विविध रूप से इन्होंने प्रयोग किया है। कहानी कथन की सभी शैलियाँ इन्होंने अपनाई हैं, जैसे पत्रात्मक शैली, वार्तालाप शैली, आत्मकथात्मक शैली, नाटक शैली, संवाद शैली, स्वगत कथन और कथात्मक सभी शैलियाँ इन्होंने अपनाई। ऐतिहासिक शैली भी आपने अपनाई। भाषा में इनके नवीनता है, प्रयोगात्मकता है और विषय के अनुरूप परिवर्तनशीलता और विविधता है तथा सूक्ष्मतम भावों को उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत कर देने की क्षमता भी इनके अंतर्गत है। तो प्रमुख रूप से जिनेंद्र जी की भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। भाषा का सरल सुबोध तथा संस्कृत निष्ठ भाषा का रूप, मुहावरों और कहावतों का सजीव प्रयोग। इसके साथ ही नाटकीयता और रोचकता की प्रधानता है। जिनेंद्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी कहानियाँ ही नहीं, इनके उपन्यास भी मनोवैज्ञानिक एवं चिंतन परक हैं। जिनेंद्र घटनाओं और दृश्यों के नीचे जो प्रायः अलक्षित वास्तविकता होती है उसका उद्घाटन करते थे। वे यथार्थ के नहीं, वास्तविकता के कहानीकार हैं।
और इनका शिल्प सजग कहानीकार के रूप में इनको ख्याति मिली। मनोवैज्ञानिकता जैसे कि इनकी कहानियों के अंदर देखा गया है, परंतु जैनेन्द्र के अपने स्वयं के विश्लेषण तथा मंथन से उपजी मनोवैज्ञानिकता है। जैनेन्द्र ने सबसे पहले कथानक विहीन यानी कि प्लॉटलेस कहानियों की शुरुआत की थी। इनकी भाषा में न उर्दू के शब्द हैं, न संस्कृत के और न मुहावरों का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया, बल्कि एक सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जहाँ इन्होंने मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है वह बहुत अधिक प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। जो कहीं कहीं जहाँ बौद्धिकता की आवश्यकता थी वहाँ पर जरूर इनका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जैनेन्द्र ने एक नई कथा भाषा भी दी और एक नया कथा शिल्प भी हमें दिया है। जैनेन्द्र स्वयं कहते थे अपने लेखन के बारे में कि दार्शनिक तत्व के रूप में सत्य अत्यंत गरिष्ठ है और उस रूप में सत्य अपरीक्षित भी है। वह अधिकांश के लिए अग्राह्य है। वह अधिकांश के लिए अग्राह्य है। उसको दृष्टांतगत, चित्रगत और कथा के रूप में परिवर्तित करो, तभी वह रुचिकर और कार्यकारी बन सकता है। नीलम देश की राजकन्या उनकी इस बात का सफल उदाहरण है। जैनेन्द्र मानव जीवन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। मनोविज्ञान के धरातल पर मुख्यतः व्यक्ति का जो उन्होंने अध्ययन किया है वह अध्ययन अनुपम है। जैनेन्द्र ने मानव मन की भीतरी गुत्थियों को खोलने का अद्भुत प्रयास किया और इसी को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इनकी जो प्रारंभिक कहानियां हैं जैसे कि फांसी, गदर के बाद, जयसंधि, एक कैदी, आदि में इनका जो क्रांतिकारी और देशभक्ति की भावनाओं का जो आवेग है वह हमारा ध्यान आकर्षण करता है कि इन कहानियों का जो संवाद है वो सीधे सीधे हमारे मन से संवाद होता है और इन संवादों में एक आंतरिक सच्चाई है, एक मार्मिकता है। और एक कैदी इनकी जो बहुचर्चित कहानी है उसे इस संदर्भ में भूल पाना शायद नामुमकिन है। जैनेन्द्र की कहानियाँ बहुत जल्दी देशभक्ति या क्रांतिकारिता का लिबास त्याग कर व्यक्ति मन पर केंद्रित हो गई थी। उनकी खेल, पाजेब, इनाम, पत्नी, तमाशा, फोटोग्राफी जैसी अधिकांश कहानियाँ घर, परिवार और बच्चों में आकर घिर गई थी और इसीलिए खेल और पाजेब जैसी कहानियाँ उनकी कालजयी कहानियाँ बन गई। जैनेन्द्र जी एक विचारक और बुद्धिवादी दार्शनिक पहले हैं, कहानीकार बाद में। उनकी कृतियों का कार्य व्यापार का क्षेत्र प्रमुखतः व्यक्ति का अंतर जगत ही रहा, अर्थात व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन और मनोविज्ञान का प्रकाशन ही उनका
कहानियों का केंद्र रहा। इनकी कहानियों के पात्र मध्यवर्गीय और एकाकी जीव होते हैं। सामाजिक विकास की परंपरा से पूर्णतया असंपृक्त हैं इनकी कहानी के पात्र, जिनमें सदैव नैराश्य, कुंठा, घुटन और पीड़ा की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी कहानीकार थे और भावुकता में इन्होंने बहकर, किसी भी तरह की भावुकता में बहकर, भावुक होकर कहानियाँ इन्होंने नहीं लिखी हैं। जैनेंद्र जी के कथानक बहुत व्यापक तो नहीं हैं, किंतु चुस्त और प्रभावपूर्ण हैं। कथोपकथन और भाषा का व्यवहार करते समय वह अपने आप को दार्शनिकता से बचा नहीं पाए और इसीलिए इनके संवादों में, इनकी भाषा में दार्शनिकता जन्य वक्रता और असाधारण तत्व आ गया। इनके वाक्य छोटे छोटे और मनोभावों को लपेटे हुए होते हैं और उनसे चारित्रिक विशेषताओं पर विशेष प्रकाश पड़ता है। जैनेंद्र ने पहली कहानी 1921 में लिखी थी और उसके बाद उन्होंने 1928 में खेल कहानी लिखी, जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार जैनेंद्र जी ने 1927 से 1942 तक खूब कहानियाँ लिखी और उसके बाद कहानी लिखना इन्होंने लगभग बंद कर दिया था। किंतु डॉक्टर नामवर सिंह जी और उनके साथ कई ऐसे कहानी के आलोचक ऐसा मानते हैं कि नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों और उनके पक्षकारों के कटाक्ष को जब वह सहन नहीं कर पाए, तब उन्होंने इन आलोचकों को उत्तर देने के लिए उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने फिर से कहानी लिखना प्रारंभ किया, जिसमें अविज्ञान, निराकरण और बेकार जैसी कहानियों के नाम उल्लेखित किए गए। तो इस प्रकार जैनेंद्र जी को अपने समय में आलोचकों का, अपने पक्षकारों का के विरोध का बहुत अधिक सामना भी करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने बिना उत्तेजित हुए अपने कार्य को यथावत करते रहे। इस प्रकार जैनेंद्र जी हिंदी कथा साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और नामवर सिंह जी तो उनके बारे में ये कहते ही थे कि प्रेमचंद के बाद अगर किसी और का नाम उनकी उस परंपरा में लिया जाएगा तो वह जैनेंद्र जी का ही होगा। तो जैनेंद्र जी अपने एक विशेष कथ्य और शिल्प के रूप में हिंदी साहित्य के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। धन्यवाद।